जो मेरी टॉप 3 नीड्स हैं, मैं जो वर्क लाइफ में हूँ या फिर जहां मैं अपना ज्यादातर वक्त बिता रहा हूँ, वहां से मेरी टॉप 3 नीड्स फुलफिल होती हैं कि नहीं होती हैं। सपोज आपका सिग्निफिकेंस है और आप एक नौकरी में जहां आपको सिग्निफिकेंस दिया नहीं जा रहा है कुछ भी, तो अब आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी सिग्निफिकेंस की नीड पूरी हो। हाउ टू हैंडल ग्रोथ एंड लव एंड कनेक्शन, आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लव एंड कनेक्शन आप अपने रिश्तों में खोजें, ग्रोथ आप अपने करियर में खोजें। प्लस एक और चीज आप कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ सीख करें कि मेरा रिश्ता एक लेवल पे आके अटक गया है, फिर हमारा रिश्ता इवॉल्व हो रहा है। दो दो इंडिविजुअल साथ, रिलेशनशिप मास्टरी में इसमें डिटेल में बात करेंगे हम। जब दो इंडिविजुअल साथ में आते हैं, देखिए, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। बीइंग का मतलब होता है स्टेटिक स्टेट। वी आर ह्यूमन बिकमिंग्स। हम एक्चुअली बिकमिंग्स हैं, हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, री इन्वेंट होते हैं, रीडिस्कवर करते हैं अपने आप को। आप जो 3 साल की उम्र में थे, आपकी बॉडी वो नहीं है, आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है, आपके डिजायर्स वो नहीं है, आपकी जो जॉय और हैप्पीनेस के ट्रिगर्स थे, वो जॉय और हैप्पीनेस के ट्रिगर्स भी आज वो नहीं है। उस टाइम पे 3 साल की उम्र में एक बलून या एक बटरफ्लाई भी आपके अंदर जॉय और ट्रिगर कर देती थी, हैप्पीनेस ट्रिगर कर देती थी। लेकिन आज आपको बटरफ्लाई क्या, आप पूरे गार्डन से निकल जाएंगे, आप फूलों को, फूल छोड़िए, बटरफ्लाई छोड़िए, पूरे गार्डन को भी मिस कर सकते हैं कि है भी कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अपने मन में ही सोचते सोचते, अपने कॉन्वर्सेशन में ही, इंटरनल कॉन्वर्सेशन में ही खोजते खोजते चले जाएंगे। तो ना आपका शरीर वो रहता है, ना आपका व्यक्तित्व वो रहता है, ना आपके डिजायर्स वो रहते हैं। पहले 10 साल में जो भी चीजें आपको खुशियां देती थी या जिन भी चीजों की आप डिजायर करते थे, आज देखिएगा वो मीनिंगलेस लगेंगे आपको, उसका कोई मीनिंग नहीं लगेगा। आज नहीं आपको अच्छा लगेगा कि आप बीच पे जाकर के मिट्टी की रेत में वो कुछ घर बना लें, या फिर पानी के अंदर उछल कूद कर लें, या फिर वो होली पे बंदूक ले आए जिस बंदूक से पानी फेंकेंगे लोगों पे। आज इट वॉन्ट मेक एनी सेंस टू यू। तो वी आर कॉन्स्टेंटली बिकमिंग समथिंग एल्स एवरी डे, बट वी रिटेन द कोर एसेंस। जो हमारा कोर एसेंस है उसको हम रिटेन करते हुए चलते हैं। तो जब दो लोग साथ में आए हैं, तो दो लोग साथ में आए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन विथ टाइम ये दोनों लोग इवॉल्व होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो हस्बैंड अलग एनवायरनमेंट में है, वाइफ अलग एनवायरनमेंट में है। तो एनवायरनमेंट इनको इवॉल्व करेगा, उसमें वो डिफरेंट बिहेवियर पैदा करेंगे, बिलीफ इनके बदल सकते हैं। राइट, तो इन चीजों की वजह से क्या होगा, जो ये जो दो लोग जो साथ आए थे, प्यार में पड़े थे, अब ये दो लोग री इन्वेंट हो रहे हैं, इनका पर्सनैलिटी रीशेप हो रहा है, इनके बिलीफ सिस्टम्स रीशेप हो रहे हैं, इनका अच्छे बुरे का ज्ञान रीशेप हो सकता है, इनकी डिजायर्स रीशेप हो सकती हैं। तो अब ये दोनों साथ आए थे तब तो प्यार थे इनके बीच में, लेकिन अब ये इवॉल्व हो गए। इवॉल्व होते होते कई बार दो लोग इतने दूर हो सकते हैं कि रिलेट ही ना कर पाए कि प्यार में कैसे पड़े थे। तो आप रिलेशनशिप में ग्रोथ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टनर साथ में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रख सकते हैं कि एम आई बिकमिंग द रीजन टू फुलफिल हर साइकोलॉजिकल नीड और नॉट। राइट, सो सपोज इफ योर वाइफ number one PIP is significance. Are you giving her enough significance in your life? Are you making her priority in your life? Right? Don't miss any chance to appreciate her.
not fake appreciation. Just look for the reasons. If you are finding the reasons, you will catch them. Right? So it's an effort. ये एक बहुत एफर्ट है एक रिश्ते को ग्रो कराना। तो कई बार आप वैसे ग्रोथ देख सकते हैं। सेकंड, लव एंड कनेक्शन और ग्रोथ सबसे बेस्ट कहाँ जाती है? जब आप अपने पैशन एरिया में काम करें। मैंने कहा था कि कई बार आप लव एंड कनेक्शन अपने काम में भी खोज सकते हैं। सपोज आप ग्रोथ ओरिएंटेड भी हैं और आपके काम से आपका लव एंड कनेक्शन भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि इंसान थकेगा ही नहीं, कितना ही उसको काम करा लें आप। और सचिन तेंदुलकर कितनी वेटिंग कर ले, धोनी कितना ही उम्र हो जाए, लेकिन दे लव इट। Why? Because their love and connection and their growth both are connected. तो लव एंड कनेक्शन का मतलब हमेशा यही नहीं कि आप लोगों से ही लव एंड कनेक्शन लेंगे। कई बार लव एंड कनेक्शन आप जिस काम में बड़े पैशनेट हैं उससे भी हो जाता है। तो कई बार जो लोग नौकरी में हैं उनका लव एंड कनेक्शन नहीं है काम से, लेकिन बंदा ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड है तो उसको जो प्रमोशन चाहिए, उससे जो गाड़ियां खरीदनी है, उसको जो बड़ा लेवल चाहिए, मे बी इस पोजीशन पे, उसको पोजीशन एम्पावर कर रही है रोज काम करने के लिए। अंदर से भले ही प्यार नहीं है काम के लिए, ठीक है, लेकिन अगर एक कॉमेडियन है, अगर कपिल शर्मा, अरिजीत सिंह है, तो आप देखेंगे कि इनका क्रिकेटर हैं जो आर्ट क्रिएटिविटी में, इनका ग्रोथ एंड लव एंड कनेक्शन दोनों चीजें साथ में जुड़ा रहता है। डन है जी। तो इस एक्सरसाइज को आप क्या करना है, खुद को तो अब आइडेंटिफाई किया, खुद को तो आप समझे, अब थोड़ा इस पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या करेंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि क्या मेरी लाइफ अलाइनमेंट में है। स्पेशली अपनी वर्क लाइफ को देखें आप, जो जो प्रोफेशनल्स हैं, नहीं है तो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली अलाइनमेंट में लाने का प्रयास करें। हाउ टू हैंडल स्लो ग्रोथ बिटवीन ग्रोथ एंड सर्टेनिटी। अगेन मैं कहूंगा, यू शुड हैव अ मेंटर जिसने ऑलरेडी इस काम को किया है। प्रेजेंस ऑफ मेंटर इन सपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिटी, दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड देन यू कैन ग्रो। सर्टेनिटी कब आती है हमारे अंदर? जब हमारे को पाथ क्लियर होता है। अनसर्टेनिटी तब आती है जब पाथ क्लियर नहीं होता है। ठीक है। बेनिफिशियल वो 17 ईयर्स, यस। हाउ टू हैंडल ग्रोथ एंड अनसर्टेनिटी। ग्रोथ एंड अनसर्टेनिटी तो रिस्क टेकर है बंदा, और क्या है। तो बस अनसर्टेनिटी में, अगर आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में अंतर होता है, राइट। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में हमेशा अंतर है। सपोज शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है, इस बॉलिंग पे सचिन तेंदुलकर जब स्टेप आउट करके शॉट खेलता है छक्का मारने के लिए, तो उसे कहेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। क्यों? क्योंकि उसने बॉलर का एक्शन जज किया है, उसने स्पिन जज करी है, उसने लेंथ जज करी है, फ्लाइट को जज, बहुत सारा जजमेंट उसके ब्रेन ने किया और तब जाके डिसीजन लिया है आगे बढ़ के फ्लाइट हिट करने का। छक्का लगे नहीं लगे वो दूसरी बात हो सकती है, मगर जो सचिन ने किया वो कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन यही शॉट अगर भज्जी मारे तो वो रिस्क है। तो ये डिफरेंस है रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क का। हाउ टू चूज राइट मेंटर। राइट मेंटर चूज करने का सबसे पहला, आइडियोलॉजी मैच होनी चाहिए आपके मेंटर के साथ में, नंबर वन। नंबर टू, आप जहां पहुंचना चाहते हैं आपका मेंटर वहां पे पहुंचा हुआ होना चाहिए। ठीक है। आइडियोलॉजी प्लस उसने पाथ ट्रेवल किया हुआ होना चाहिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। थर्ड, हालांकि आइडियोलॉजी का हिस्सा इंटेंशन। व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन क्या है वो बहुत जरूरी है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर मेंटर, राइट। आपका बेनिफिट उसके लिए इंटेंशन है या खुद का बेनिफिट उसके लिए इंटेंशन है, राइट। तो इंटेंशन भी चेक करें। तो एक्सपर्टीज चाहिए ऑफ कोर्स कि अचीव कर लिया है, जो उसने को पाना है उसने अचीव कर लिया हो, वो चाहिए।
आइडियोलॉजी मैच होनी चाहिए। आइडियोलॉजी मैच होने का मतलब क्या है कि सपोज आप है मनी माइंडेड, ठीक है, अच्छा करना हो बुरा करना हो जो भी करना हो, सही रास्ते से गलत रास्ते से पैसा आना चाहिए बस अपने पास में। लेकिन आपकी मेंटर की आइडियोलॉजी में इंटेग्रिटी है कि एवरीथिंग शुड बी डन विथ इंटेग्रिटी, ठीक है। ऐसे मेंटर के साथ आप फिट नहीं बैठेंगे। फिर आपको मेंटर भी वैसा ही चाहिए जो साम दाम दंड भेद लगाओ, पैसा आना चाहिए बस। और हर प्रकार के मिल जाएंगे आपको मार्केट, ठीक है। दैट्स व्हाई रेजोनेटिंग विद द आइडियोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पीआईपी सोर्स फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस, इट इज नहीं, मैंने कहा था ना प्री इंस्टॉल नर्वस सिस्टम में वायर्ड होते हैं ये। हमारी जो पीआईपी है ये नतीजा है, ये हमारे लिम्बिक ब्रेन से आती हैं और ये नतीजा होती है हमारे सोशल स्ट्रक्चर का। जब ह्यूमन बीइंग ग्रुप्स में रहने लगे ना, तो जब आप अ, एक तो होती है इनेट क्वालिटीज होती हैं, एक होती है इमर्जिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इमर्जिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पीआईपीज एक इमर्जिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे एवोल्यूशन में सोशल स्ट्रक्चर से इमर्ज होती हैं। जैसे स्टेटस, जब सोशल स्ट्रक्चर में रहेंगे तभी तो स्टेटस की हायरार्की बनेगी। तो पीआईपीज क्या है? ये हमारी इमर्जिंग प्रॉपर्टीज हैं। एवोल्यूशन में जब हम सोशल स्ट्रक्चर में रहने लगे तो वहां से एज एन इमर्जिंग प्रॉपर्टीज ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आती हैं या फिर ह्यूमन सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इमर्जिंग प्रॉपर्टीज देखिए किस प्रकार से काम करती हैं कि जैसे पानी है, वाटर का एक मॉलिक्यूल लें आप, H2O लें। H2O ना तो आपकी प्यास बुझा सकता है, ना आपको गीला कर सकता है, ना इसमें आप डूब सकते हैं, ना इसकी कोई वेव बन सकती है, इसका कोई वेव लाइक फंक्शन भी नहीं है। तो ना तो ये आपको गीला कर सकता है, ना ये आपकी प्यास बुझा सकता है, ना इसमें आप डूब सकते हैं, ना इसमें वेव लाइक कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब बहुत सारे H2O एक साथ मिल जाए, ठीक है, तो अब ये आपको गीला भी कर सकते हैं, आपकी प्यास भी बुझा सकते हैं। एक कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना एग्जिस्ट कर सकता है, वेव वेव फिनोमिना, जिसकी क्रेस्ट है, ट्रफ है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, सब एक पूरा कंप्लीटली नया फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। तो इसे क्या कहेंगे? इमर्जिंग प्रॉपर्टीज, राइट। इसलिए आप देखेंगे कि मस्कीटो में नहीं है, चींटी में नहीं है, कुछ कुछ एनिमल्स में कुछ बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं मगर सारे प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है। और ग्रोथ का प्रोग्राम तो बहुत कम स्पीशीज के अंदर है। डन। अब कर लें, पीआईपी तो हो गया अपना, अब हम कर लेते हैं कि अब तो मैनेज क्या करना है आकाश जी? सिंपल है, जो टॉप 3 आई हैं, देखें कि मेरी लाइफ में मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे कि ये फुलफिल हो रही है। क्या रिश्तों से मेरी ये नीड फुलफिल हो रही है? क्या मेरे काम से, मेरी जो वर्क लाइफ है उस वर्क लाइफ से ये नीड फुलफिल हो रही है? क्या मेरी ऐसे कोई हैबिट्स और बिहेवियर्स हैं जिनसे ये नीड फुलफिल होती हो? बस एक चीज का ख्याल रखें कि अच्छे तरीकों से फुलफिल करने का प्रयास करें, गलत प्रैक्टिसेस में ना जाएं इन नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने कहा, सिग्निफिकेंस की नीड लोग बंदूक उठा के भी पूरी करते हैं, राइट। अभी आपने रिसेंट वो केस देखा एक लड़के का, वो अभी बच्ची को उसने चाकू से मारा, सर पे पत्थर मारे। क्या ये कंप्लीट सिग्निफिकेंस का केस है? सिग्निफिकेंस प्लस साइकोपैथ भी लगता है वो लड़का, साइकोपैथ भी है, सिर्फ सिग्निफिकेंस वाला ऐसा नहीं करता। बट क्लियर कट एक्सट्रीम हाई लेवल सिग्निफिकेंस दैट कोई मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है लड़की? जिनका सिग्निफिकेंस टॉप लेवल पे आ जाता है उनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मगर ये बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, ये जनरल केसेस नहीं है। यही अगर एक लव इन कनेक्शन वाला लड़का होगा और उसकी बंदी अगर उसे छोड़ रही है तो वो शायद ये सोचेगा कि
शायद ये जिसके साथ भी खुश रहे उसके साथ खुश रहे। मैं साइड में हट जाता हूँ, लव इन कनेक्शन वाला ये करेगा। ग्रोथ वाला कहेगा इसके जैसे चार मिल जाएंगी, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है। लेकिन जो सिग्निफिकेंस में अगर नंबर वन पे आ गया, ठीक है, सिग्निफिकेंस वाला भी ये कह सकता है तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन सिग्निफिकेंस वाला कई बार पूरा अपने ईगो पे ले सकता है इस चीज को, दैट हाउ कैन somebody रिजेक्ट मी, मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। तो जब सिग्निफिकेंस बहुत हाई हो जाए और सिक्योरिटी बिल्कुल ही लो हो, मतलब कि अपने अपनी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है उस बंदे के अंदर, डर ही नहीं किसी चीज का, और सिग्निफिकेंस बहुत नंबर वन पे आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा इंसान। ठीक है। तो हालांकि नॉर्मल लोग ऐसे नहीं होते हैं, नॉर्मल सिग्निफिकेंस का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक साइकोपैथ भी होना जरूरी है इंसान को। हाउ कैन आई लाइन ग्रोथ बाय लव एंड, ऐसा काम चुने जो आपका पैशन है। जब भी आप ऐसे काम में आ जाते हैं जो आपका डीपली पैशन है, तो ज्यादातर ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और लव इन कनेक्शन ये तीनों अपने आप पूरे होने लगते हैं। Mayuri, I was heartbroken at that point, sir, and immediately got your aid. It saved me from going to depression. Well done. सिग्निफिकेंस ग्रोथ कोई बेस्ट तरीका नहीं है देखिए अरेंज करने का, देर इज नो वे ऑफ अरेंजिंग इट इन अ बेस्ट वे। ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंस ग्रोथ कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो आप देखें कि कौन सा ऐसा काम आपको अच्छे से आता है जिसमें आपको सिग्निफिकेंस मिल सकता है। ठीक है। तो सपोज आपको कोचिंग आती है, तो आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करें, वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। तो वो अच्छा कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस उनसे जो प्यार मिलेगा वो प्यार आपको सिग्निफिकेंस देगा, और उस फॉलोइंग से जो पैसा आएगा वो आपको ग्रोथ दे देगा। तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल भी ढूंढनी पड़ेगी कि मेरी कौन सी स्किल है जो बहुत अच्छी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। अच्छा, आप लोगों में से जो भी अगर कोच बनना चाहते हैं या ट्रेनिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबली व्हाट इज द डेट, नेक्स्ट थर्सडे को मोस्ट प्रोबली, अगले अगले वेडनेसडे को, सॉरी, अगले वेडनेसडे को आप लोगों की अवेकन द कोच विद इन करके मेरी क्लास होती है। आप में से कई लोग पूछ भी रहे थे सुपर कोच क्या है, तो आप लोग उस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप में से जो लोग कोचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या एनएलपी से ही, एनएलपी लोगों को पढ़ा के या और किसी एरिया में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में और कोई एक्सपर्टीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ कोच, राइट। तो हाँ, रुचि लिखते हैं थैंक्स अटन वाज वेटिंग फॉर दिस। हाँ, मुझे काफी लोग इंस्टाग्राम पे भी लिख रहे थे। तो एक साल में 4 बार ओपनिंग निकलती है सुपर कोच की। तो आप लोगों के लिए बैच के लिए 2 बैच का साथ में मिलके सुपर कोच होता है। तो जस्ट आपके जो मई बैच में है ना आप लोग, हाँ, तो अप्रैल वालों का ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो फिनिश हो चुका है। आप लोगों का प्रोसेस नेक्स्ट वेडनेसडे से चालू होगा, जो भी लोग उसमें आना चाहते हैं।
तो उसमें कैसे एक नई हाई इनकम स्किल आप जनरेट कर सकते हैं। कोचिंग एक हाई इनकम स्किल है, क्योंकि आप डीप इश्यूज होते हैं जो कि आप सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम में पहले जो प्रोसेस रहेगा ये रहेगा, पहले आप वेडनेसडे की क्लास अटेंड करेंगे। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी डीप वर्कशॉप, लगभग 3 घंटे की या 3.5 घंटे की वर्कशॉप होगी। वेडनेसडे को 8 से 11:30 बजे, 8 से 11, 11:30 बजे तक ये चलेगी। और इस वर्कशॉप से सीधा आप सुपर कोच में नहीं आ सकते हैं। ये वर्कशॉप अटेंड होने के बाद में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि कोचिंग क्या होती है, क्या आप इस लायक हैं कि कोचिंग में आ सकते हैं, क्या आपका करियर बन सकता है, आपकी कौन सी एक्सपर्टीज को आप इसमें एज अ करियर बना सकते हैं। एज अ पार्ट टाइम बनाना है करियर, या एज अ फुल टाइम बनाना है, या फिर कोचिंग स्किल को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में यूज करना है। तो ये तीनों ही प्रकार के लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। नंबर 1, वो लोग जो ऑलरेडी कोचिंग में हैं, जो उसको स्केल करना चाहते हैं। नंबर 2, जो एस्पायर करते हैं कि अंदर कॉलिंग है, एक अंदर एक आवाज तो रहती है कि मैं भी किसी को सिखा सकता हूँ, या मैं भी किसी को, लोग जब मेरे से आते हैं एडवाइस लेते हैं, दे फील हैप्पी, और मेरे से बात करके उनको अच्छा लगता है। और जब आप दूसरे कोचेस को देखते हैं तो यू फील लाइक कि अंदर से एक कॉलिंग आती है कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जो एस्पायर करते हैं वो लोग भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कोचिंग को थोड़ा डीप लेवल पे समझना चाहते हैं और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में यूज करना चाहते हैं एनएलपी को और कोचिंग को, ताकि उस बिजनेस को थोड़ा बड़ा कर सके। तो ये तीनों प्रकार के लोग वेडनेसडे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी किसी को बस वक्त बिताना हो हमारे साथ तो भी आ सकते हैं, वेडनेसडे की क्लास रहेगी। ठीक है। इस क्लास का एक नॉमिनल सा चार्ज रहता है, सिर्फ 500 रुपीज आप लोगों का चार्ज रहेगा इस वर्कशॉप का, ओनली 500 रुपीज। बाहर के लोगों के लिए इसका लगभग 9,000 का प्राइस रहता है। जो एनएलपी बैच होते हैं उनको सिर्फ 500 रुपए की इसकी प्राइस रहती है। ये कमिटमेंट फीस है सिर्फ, इसके बदले आपको मेरे 3 बोनसेस मिलेंगे, तो दैट दोज बोनसेस विल बी इनफ फॉर यू, कि उसमें वो 500 से ज्यादा की मेरी किताबें आपको मिल जाएंगी इसमें। ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज कह दूं, ये कोई पिचिंग प्रोग्राम नहीं होगा। जो वेनेसडे को क्लास है ये कोई पिचिंग नहीं है कि जिस क्लास के बाद आपको एंड में कोई पैसे भरने के लिए बोलेगा या ऐसा कुछ है, क्योंकि सुपर कोच कंप्लीटली सिलेक्शन बेस्ड रहता है। तो इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद में आप एक फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सुपर कोच के लिए। और उसके बाद में आपका एक 15 मिनट का मेरे साथ में एक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड होगा। जैसे जूम पे अभी हम करते हैं वैसे 1-to-1 जूम कॉल होगा, जिसपे ये तय होगा कि अगर मैं आपके लिए फिट हूं, आप मेरे लिए फिट हैं, दोनों हम अगर एक दूसरे के लिए फिट हैं, तो आप अपनी जर्नी को आगे सुपर कोच में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए लिंक टीम आपको भेज देगी, आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें टीम विल गिव यू द लिंक। टीम आप लोगों को लिंक भेज देगी डिटेल्स के साथ में, तो वहां पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा क्लास के बाद में। तो अब हम आ जाते हैं हमारे वीएके पे। वीएके पे आ जाते हैं, और वीएके असेसमेंट कैसे करें उस पे अब हम बात करते हैं। थ्योरी तो आप लोगों को याद है, वीएके एडी की थ्योरी। प्लीज एनलाइटन कंट्रीब्यूशन ग्रोथ सिग्निफिकेंस सीक्वेंस। हाँ, अगेन देखिए, कंट्रीब्यूशन ग्रोथ और सिग्निफिकेंस तीनों चीजें साथ में चलती हैं, पहले भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मेरा ग्रोथ है, ग्रोथ कंट्रीब्यूशन और लव एंड कनेक्शन तीनों में आता है, राइट। तो वो मेरे को अंदर से ड्राइव करता है। सपोज आपका पहला कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आप ऐसा काम चूज करना है जिस काम में आपका मोटिवेशन कंट्रीब्यूट करने का है। अब सपोज ये कंट्रीब्यूशन कई तरीकों से हो सकता है कि कोई किताब लिख के कंट्रीब्यूट करता है, कि आपने सपोज एक किताब लिखी, ठीक है, जिस किताब में आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को डाला, राइट। और वो आपको लगता है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे एक इंस्पिरेशन मिलेगी। कई बार किताबें बहुत इंस्पिरेशन दे देती हैं। अन्ना हजारे जी सुसाइडल थे और उनको सुसाइड करने का मन बना लिया था उन्होंने, और अपने घर जा रहे थे रालेगांव सिद्धि, तो रास्ते में ट्रेन में स्टेशन पे एक रुके, तो बस इतना सा सोचा था कि बहन की शादी के बाद करूंगा सुसाइड। रास्ते में स्वामी विवेकानंद जी की किताब मिल गई, वो किताब पढ़ के इतना इंस्पायर हो गए कि बोले जीवन नहीं लूंगा अपना, पर अपना जीवन दान दे दूंगा दुनिया के लिए, कि मैं पूरा जीवन अब दुनिया को लगाऊंगा। तो कई बार आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सपोज
सबसे पहले अपना स्किल देखें कि मेरा स्किल क्या है, मेरा लोगों को मोटिवेट करने का स्किल है, क्या मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, क्या मैं कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट हो सकता है, या फिर कोई सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी किताब लिख सकता हूँ जिससे कुछ हो सकता है, क्या मैं कॉमेडी कर सकता हूँ जिससे लोग हंस सकते हैं। तो ऐसी चीज जिससे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन का आपका तरीका हो गया। सेकेंड चीज देखें कि आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया, और कंट्रीब्यूशन के बाद में सेकंड अगर आपका सपोज सिग्निफिकेंस है, तो आपके अंदर ये इच्छा भी रहेगी कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो जाना जाए। जिसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी कोने में भी काम कर रहा हूं और मेरा नाम सामने नहीं भी आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। लेकिन अगर आपकी नीड सिग्निफिकेंस की भी है, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लोगों को पता भी चले। तो सपोज मैंने एक अच्छी किताब लिखी, मेरी इंटेंशन क्या है कि मेरे पास में ऐसे लेसन्स हैं जिन लेसन से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है, या फिर मैंने अपना करियर एक ऐसी लाइन में बनाया जहां से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, प्लस उनसे जो प्यार मिलेगा वो मुझे सिग्निफिकेंस दे देगा। ठीक है, और अगर मेरी ग्रोथ भी है, मेरे अंदर अगर ग्रोथ भी है, तो मैं उसके उसके जरिए इनकम भी बनाऊंगा और उस काम को और एक्सपेंड भी करूंगा। ठीक है, तो कई लोगों को क्या लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है बीच में कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पैसा नहीं कमा सकते। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज आप सोचें कि रतन टाटा जी ने इतना पैसा नहीं कमाया होता तो इतना बड़ा इंपैक्ट वो नहीं क्रिएट कर सकते थे। राइट। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस दिन मनी प्ले अ वेरी रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके इम्पैक्ट में। ऐसा नहीं है कि बिना पैसा कमाए भी लोग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो बंदा बिना पैसा कमाए इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसको अगर पैसा मिल जाए तो वो अपने इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, नाउ वेदर यू यूज इट फॉर योर सेल्फ और नॉट, वो आपका चॉइस हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीफ्रेम। अब अपने आप को इस तरीके से रीफ्रेम करना बेहद जरूरी है। सर, हाउ टू नो द आंसर वी आर चोजन, इट इज माई ओन, और आप ही का ही रहता है, वो सोसाइटी का कुछ नहीं है। मीनिंग आपके हैं। हाँ, उसके बारे में बिलीफ सोसाइटी के दिए हुए हो सकते हैं। जैसे आपको ये मेरी नीड कंट्रीब्यूशन की है, ये आपके अंदर से नीड है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो पैसे नहीं ले सकता, ये बिलीफ हो सकता है आपका, ये आपको सोसाइटी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो अब अपन वीएके पे आ जाए। लेट्स कम टू द वीएके पार्ट। वीएके के लिए आप अपना मैनुअल निकाल लें। वीएके तो स्मॉल है। अब टू इंटरप्रेट इफ सिग्निफिकेंस सर्टेनिटी बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अगर आपका टॉप का मिल गया है तो फिर बाद में सेम आते हैं तो कोई लोड नहीं है। आप देखें कि दोनों को किस तरीके से आप अपनी जीवन में प्रायोरिटी बना सकते हैं। और एक बार ऐसा हो तो जब सेम आता है तो एक बार फिर से इस टेस्ट को करके देख लें, एक या दो बार इस टेस्ट को वापस लें, थोड़ा और वक्त लगा के क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। और कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि पार्टली पे 5 लिखने के बजाय आपको लगता है कि मैं 7 कनेक्ट करता हूं, तो आप ऐसा नंबर भी लिख सकते हैं कि सपोज 0, 5 और 10 की जगह, अगर आपको लग रहा है कि आई कैन गिव 7 नंबर टू दिस, 5 नहीं है 7 है मेरा, यू कैन पुट 7। इस तरीके से लिखेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेट आप ले सकते हैं। तो अब देखें आप लोगों को अपनी जो मैनुअल है, अब मैनुअल को खोल लें जरा, वेयर इज अवर मैनुअल। जहां पे अपने वैल्यूज निकाली थी, मेरे ख्याल से 83 पेज पे होगी, पेज नंबर कोई निकालें, वीएके का कौन सा पेज है। ऐसा लिखा होगा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स। 83 पेज है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोगों को देके रखा है, मैं यहाँ पे इसको हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देखिए चैट में डाल दिया है, तो इंग्लिश जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है वो इंग्लिश वाला चैट से डाउनलोड कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर जो चेंज हुआ था वो 10 की जगह 11 कर लें, 11 की जगह 10 कर दें, 10 और 11 को इंटरचेंज कर दें, बस इतना ही करना है। तो देखें, इसका फॉर्मेट समझे क्या है। इसका फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे टोटल आपको 7 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट है, और हर एक स्टेटमेंट के बाद में 4 सब स्टेटमेंट्स हैं। ये 4 ऑप्शंस नहीं है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। एक मेन स्टेटमेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, और उसके अंदर 4 सब स्टेटमेंट्स हैं। हर एक स्टेटमेंट एक एडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक विजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक काइनेस्थेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और एक ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे पहला है मेरे लिए और इसके आगे 4 स्टेटमेंट है, तो आपको हर एक स्टेटमेंट पढ़ना है। जैसे आप पीआईपी में पढ़ रहे थे वैसे पढ़ें, और पढ़ करके उसके आगे नंबर दे दें। क्या नंबर देने, या तो आप 4 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, या 1 दे सकते हैं। 4 दिया मतलब मैं 100% इस बात से अग्री करता हूं कि यही मैं हूं, ये चीज मुझे डिफाइन करती है, ऐसा ही मैं करता हूं, ठीक है। 3 का मतलब है कि मैं कभी कभी ऐसा करता हूं, यानी कि आप 75% ऑफ द टाइम यू डू दिस। 2 का मतलब है ज्यादातर मैं ऐसा नहीं हूं। 2 का मतलब है 25% ही ऐसा हूं। ज्यादातर ऐसा नहीं हूं मतलब 2 का मतलब है 25%, और 1 का मतलब है 0, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। तो 4 मतलब एग्जैक्टली ऐसा हूं, 1 मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं, 3 मतलब कभी कभार ऐसा हूं, और 2 मतलब ज्यादातर ऐसा नहीं हूं। तो नंबरिंग ऐसे रखें, 4 का मतलब कंप्लीट 100%, 3 का मतलब 75%, 2 का मतलब 25%, और 1 का मतलब 0%। नंबरिंग का फॉर्मेट क्लियर है तो यस लिख दीजिए। फॉर्मेट क्लियर है, गुड। तो अब नंबर देना, हाँ, नंबर रिपीट कर सकते हैं, हर एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आपने पहले को 4 दे दिया तो अब वापिस 4 किसी को नहीं दे सकते। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अलाउड है। लेकिन ज्यादातर 2 में 4 कम होता है, अगर आप ध्यान से उसको समझेंगे तो कम ही होता है। तो देखें जरा, पहला है मेरे लिए। मैं समझाता भी जाता हूं ताकि आप मेरे साथ ही इसको एक्सरसाइज को कर लें। मेरे लिए महत्वपूर्ण निर्णय वो है जो मेरे दृष्टिकोण से ठीक दिखता है। यानी कि यहां पे बंदा क्या कह रहा है, इफ समथिंग इज राइट इन माई परसेप्शन, आई कंसीडर इट राइट एंड इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज मेरे परसेप्शन में राइट है तो मेरे लिए वो राइट है। फिर तो यहाँ पे आप इसको कितना कितना आप मानते हैं उसके आगे लिखें। मैं अगर अपना बताता जाऊं तो मेरे ख्याल से मैं इस पे 2 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर सिर्फ अपने परसेप्शन पे नहीं चलता हूँ। मेरे को ज्यादातर फैक्ट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सिर्फ मेरा परसेप्शन क्या है वो उतना ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो मैं इसमें 2 नंबर दे दूंगा। अगला स्टेटमेंट है, मेरे लिए महत्वपूर्ण निर्णय वो है जिसमें लोगों की बातें मुझे ठीक लगती है। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बातें नहीं है, ये बातें हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय वो है जिसमें लोगों की बातें मुझे ठीक लगती है। यानी कि मैं जब भी इफ आई टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई कंसीडर व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं तो इसमें 1 नंबर दे दूंगा कि लोगों की बातों से ठीक लग रही है नहीं लग रही मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको लोगों की बातें सुन के सिर्फ डिसीजन लूं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। तो सिर्फ लोगों की बातें सुन के अगर मुझे ठीक लग रही है तो मैं डिसीजन ले लूंगा, आई एम नॉट दैट पर्सन। तो मैं इसमें 1 लिख दूंगा। आपको जो लगता है आप वो लिखें, मेरे वाले से प्रभावित नहीं होना है, आपको अपना लिखना है, ओके। मेरे लिए महत्वपूर्ण निर्णय वो है जिसमें एक अच्छी फीलिंग आती हो। हाँ, मेरे लिए अगर इफ आई एम फीलिंग गुड अबाउट समथिंग देन आई टेक द डिसीजन, इसमें मैं 3 लिख सकता हूँ। बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ दैट इफ आई एम फीलिंग गुड अबाउट समथिंग आई डू दैट। चौथा है, महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ आंकड़ों और प्लान को समझ करके लेता हूँ।
यानी कि आई ओनली टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हेन द फैक्ट्स फिगर्स नंबर प्लानिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन। मैं इस पे 4 दूंगा कि मेरे ज्यादातर फैसले इस चीज के अराउंड रहते हैं, तो मैं इसमें 4 दे दूंगा। आप अपना दीजिए, आपको क्या देना है। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में दिया है, हालांकि मैं भी बोलता जा रहा हूँ इंग्लिश में, टूटी फूटी है, मगर एग्जैक्ट ट्रांसलेटर तो मुझे मैं हूं नहीं, तो बट फिर भी मीनिंग आपको मिल जाएगा। अगला देखें, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, मुझे वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो, आई रियली लाइक द पीपल हु, आगे देखें, अच्छे और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और जिनके चेहरे में सच्चाई दिखती है। यानी कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके नीट एंड क्लीन एंड अच्छे कलर्स वाले कपड़े पहनते हो, और उन कलर्स के साथ साथ उनके चेहरे पे एक अच्छा भाव भी दिखाई देता हो। मैं इस पे 3 कहूंगा कि यस, कभी कभार आई लाइक पीपल जो क्लीन एंड क्लोथ ऐसे पहनते हैं, तो आई लाइक देम, 3 इसको कह दूंगा मैं। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी आवाज सुनने में अच्छी और सच्ची लगती है। इसमें भी मैं 3 दे सकता हूँ कि हाँ, ज्यादातर आवाज से पता लगता है किसी में कितनी सच्चाई है, और मैं ये कई बार आवाज सुन के मुझे पता लगता है, तो मैं, और इस बेस पे मैं जज करता हूँ कई बार, तो मैं इसको 3 दे दूंगा। जिनके साथ हाथ मिलाने में नरमी और कॉन्फिडेंस महसूस होता हो, इसमें मैं 1 लिख दूंगा। इस ऐसा कुछ मेरे को मैटर नहीं करता है कि हैंडशेक से या किसी टच के जरिए मुझे उसको लगे कि नहीं यार इसकी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जिनकी बातों में तथ्य और तर्क हो, हाँ, तो चौथा मेरे लिए 4 नंबर आएगा, क्योंकि मुझे वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत लॉजिकल सोचते हैं, कंसेप्चुअल सोचते हैं, और बहुत प्रिसाइज सोच रखते हैं, बहुत क्लैरिटी जिनकी थॉट्स में दिखती हैं। तो वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं कि जो अच्छे भी हैं प्लस फैक्चुअल भी हैं, और साथ में तथ्य भी है उनकी बातों में, तर्क भी है उनकी बातों में। तो आई लाइक दोस पीपल, तो आई गिव 4 मार्क्स टू दिस। फिर देखें, तीसरा है, मैं किसी को आसानी से पहचानने के लिए, किसी इंसान को अगर मुझे जानना है, रिकग्नाइज करना है, तो मैं उसे ठीक से देखता हूँ। मैं इस पे 1 लिख दूंगा। मैं सिर्फ देख के नहीं जज करता ज्यादा, कि उसको उसकी पर्सनालिटी जानने के लिए मुझे उसके देखने से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। उनके बोलने का अंदाज सुनता हूँ, इसमें मैं 3 कह सकता हूँ। बोलने के अंदाज, उनकी टोनैलिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन से कई बार काफी पता चलता है। उनके पास जाकर अपने अंदर की फीलिंग समझता हूँ, इसमें भी 3 दे सकता हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है दैट उसकी प्रेजेंस में मुझे कैसा फील हो रहा है, ये मुझे उस इंसान को जानने में, उसकी वाइब से मुझे उस इंसान को जानने में मदद मिलती है। तो 3 इसमें मैं दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, उनकी बातों को परखता हूँ और हर शब्द उनके बारे में कुछ कहता है। यानी कि बातों को मतलब कि वो जो थॉट्स दे रहे हैं, ठीक है, वो जो बातें कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस का पता चलता है कि वो बातें कितनी प्रोडक्टिव हैं, कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी लॉजिकल हैं। राइट, तो इन बातों की परख से मुझे उनके बारे में काफी पता चलता है। तो मैं इस पे 4 दे दूंगा कि मैं बहुत वो किस प्रकार की बातें कर रहा है, किस प्रकार का कंटेंट शेयर कर रहा है, किस प्रकार की लैंग्वेज चूज कर रहा है, ये सब चीजें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। तो मैं इसको 4 दे दूंगा। चौथा सब स्टेटमेंट, मेरे लिए ये बहुत आसान है। ओके, मेरे लिए ये बहुत आसान है क्या? रंगों का कॉम्बिनेशन और कपड़ों का कॉम्बिनेशन पसंद करना। ये क्या कह रहा है कि इट इज वेरी इजी टू मी टू अंडरस्टैंड द कलर कॉम्बिनेशंस, राइट, एंड क्लॉथ कॉम्बिनेशंस। आई विल से 2 मार्क्स। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है, जनरली लोग ही मेरे लिए देखते हैं, तो मैं खुद इतना ज्यादा नहीं हूं इसमें। गाने में छोटी से छोटी बारीकी पकड़ना, किसी भी सॉन्ग में हल्का सा भी वो म्यूजिक, लैंग्वेज, टोन, ये सब चीजें मुझे बड़ी बारीकी से समझ में आती हैं। कौन सा सोफा ज्यादा मुलायम है और नरम है, कौन सी गाड़ी ज्यादा ऐसी, यानी कि मैं सॉफ्टनेस को, वार्मथ को, टेम्परेचर को, इन सबको बहुत बारीकी से समझ पाता हूँ। मैं इसमें 3 दे दूंगा। यस, कई बार ऐसा होता है। किसी की बात पर बहस करना, पॉलिटिक्स का विश्लेषण करना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लें कि किसी भी टॉपिक पे फैक्चुअल डिस्कशन करना, या फिर पॉलिटिकल या किसी भी टॉपिक पे कोई एनालिसिस देना, वो बेहद अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगा 4 कि मुझे बेहद अच्छा लगता है किसी भी टॉपिक को डीपली पढ़ना, उस पर डीप एनालिसिस देना। आई रियली लाइक दैट। किसी भी बात का बहस करना, पॉलिटिक्स का विश्लेषण करना, 4 नंबर दे दिए मैंने। इसको 4 देना है, आपकी जो मर्जी है आप वो दें। तो ये खत्म हो गए पहले 4। अब 3 और बचे हैं, तो 5वें पे आ जाते हैं। फिफ्थ है,
अगर किसी को जानना है कि मैं कौन हूं, इफ समबडी वांट टू अंडरस्टैंड मी, अगर मुझे जानना है, अभी तक लोगों को जानने की बात हो रही थी, अब ये देख रहे हैं कि किसी को अगर मुझे जानना है तो क्या करना है। तो अगर किसी को मुझे जानना है तो देखें कि मेरे मेकअप और कपड़े को देख लें। जी नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरे मेकअप और कपड़े को देखें, तो मैं इस पे 1 मार्क दे दूंगा। उनको सिर्फ मेरी बातें सुनना जरूरी है, इस पे मैं 3 दे दूंगा कि यस, सुनने से भी काफी कुछ पता लगता है। उनको सिर्फ मेरे से हाथ मिलाना या मुझे छूना जरूरी है, इसमें मैं 2 दे दूंगा। उनको सिर्फ मेरी बातों और दिमाग की होशियारी को समझना जरूरी है, यानी कि दे शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द डेप्थ ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, टू अंडरस्टैंड द विजडम आई हैव टू शेयर। तो आई थिंक 4 नंबर दूंगा मैं चौथे में, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे जानना है तो आप मेरी बातों को समझें, मैं जिस इंटेंट के साथ वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान उसे समझ रहा है तो ही वो मुझे डेप्थ में समझ सकता है। किसी बात को सीखने और समझने के लिए, अगर मुझे कुछ सीखना है और समझना है तो मेरे लिए देखना जरूरी है कि वे कैसे होता है। इसको मैं 3 दे सकता हूँ, यस, कि वो कैसे हो रही है। जैसे सब्जी बन रही है तो सब्जी बनते हुए देखी कि वो कैसे बना रहा है कोई, तो वो देखने से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे लिए सुनना जरूरी है कि टीचर क्या कहती है, कि या कोई फोन पे मुझे बता दे कि सपोज खाना बनाना है तो फोन पे बता दे कि ऐसे 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 करना है, तो मैं इस पे 1 नंबर दूंगा कि सिर्फ फोन पे बताए वैसे मेरे को करना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे लिए खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं रेसिपी उठा लूँ, रेसिपी उठा करके खुद ही शायद प्रैक्टिस करके देखूं उस चीज को। और पहले उस विषय की थ्योरी और परिकल्पना समझना जरूरी है, यानी कि मुझे कुछ भी करने से पहले, अगर मैं खाना बना रहा हूं तो पहले मुझे उसके उसको समझने का जरूरी है कि ये एलिमेंट, अगर इसमें मिर्ची डाल रहे हैं तो इसका क्या रोल है, तेल अगर पहले डाल रहे हैं तो इसका क्यों, इसका क्या रीजन है कि तेल पहले डाला जा रहा है बाद में मसाला डाला जा रहा है, ऐसा क्यों, कितने मिनट तक उसको पकाना जरूरी है, उस इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसको हीट करने से खत्म हो जाएंगे, कौन से एलिमेंट रिटेन होंगे। ये सारी चीजें जब मुझे पता चले तब मुझे मजा आएगा शायद कुकिंग करने में। तो मैं इसमें 4 नंबर दे दूंगा अपने। 7वां है, मैं बात करते वक्त अक्सर, ठीक है, ये अक्षर और अक्षर इसको काट दें, एक ही अक्षर लिखें बस। वाइल टॉकिंग आई एम ऑफ्टन, तेज और ऊंचे स्वर में बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, ऊंचा बोलता हूँ, यस। सौम्य और मधुर धीमे नहीं, धीरे धीरे महसूस करते हुए बोलता हूँ, कई बार स्पेशली मेडिटेशन के दौरान। तो मैं इसमें 3 दे दूंगा। सोच समझकर संतुलित स्वर में हर शब्द को तोल मोल कर बोलता हूँ, यानी कि जहां पे जरूरत है आवाज को ऊंची करने का वहां आवाज ऊंची होती है, जहां धीमे करने की होती है वहां धीमे होती है, जहां पे पॉज लेना होता है वहां पे पॉज लेते हैं, जहां पे कंटिन्यूअसली बोलना है वहां पे कंटिन्यूटी से भी बोलता हूँ। तो आई थिंक आई गिव 4 माई सेल्फ टू द 4th वन। हो गया। जिन जिन ने कर लिया है सेम पेज लिख दें, जिन्होंने हर एक के आगे नंबर अपना डन कर लिया है। वेरी गुड। अब देखिए हमें क्या करना है, आगे का स्टेप समझें। आगे का स्टेप है, देखिए आपको एक कॉलम, एक टेबल मिली है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी एक टेबल बना लें। उसमें 14 पॉइंट्स रखने, 14 रो रखने की जरूरत नहीं है, 7 रोज रखें बस। ओनली 7 आर इनफ। रुकिए जरा, मैं इसको हटाता हूँ। तो देखिए ये जो 4 कॉलम है, VA, K और AD, 4 कॉलम है आपके पास में, और 7 रो हैं, 7 रोज रखें, 14 ना रखें। रुकिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ताकि जिनको समझदार हैं उनको तो समझ में आ गया होगी, लेकिन बहुत से लोग होंगे, सब लोगों का IQ सेम लेवल पे नहीं होता है, तो मैं समझा देता हूँ, चलिए। तो कॉलम कितने हैं, एक V का कॉलम है, एक A का कॉलम है, एक K का कॉलम है, और चौथा कॉलम किसका है, AD का। ठीक है। रो कितनी है, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, 5,
6 और 7 ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, 7 रोज बना लीजिए और 4 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है। जो पहला स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन थे हमारे पास में। तो जो पहला वाला है वो वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सपोज वहां पे आपने 3 नंबर दे रखा है तो 3 यहां पे रख लीजिए। फिर दूसरे में क्या नंबर दे रखा है, ए में क्या, सेकंड क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट के सेकंड सब स्टेटमेंट में क्या नंबर दे रखा है। सपोज आपने 2 दिया है तो 2 लिख दिया, के में 1 दिया और फिर बाद में 4 दिया तो 4 कर दिया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के आगे जो 4 सब स्टेटमेंट है, सब स्टेटमेंट पे जो नंबर लिखे हैं उन नंबर को आगे लिखते जाएं। फिर कहां चले जाएंगे आप, फिर चले जाएं सेकंड सब स्टेटमेंट पे। जैसे पहला था मेरे लिए, फिर सेकंड सब स्टेटमेंट क्या आ गया, जैसे कि अगर मुझे समझना है या फिर लोगों को समझने के लिए, सेकंड सब स्टेटमेंट का जो पहला है उसका नंबर यहाँ पे लिख दें, दूसरे ऑप्शन पे जो नंबर दिया है वो यहाँ रख दें, तीसरे ऑप्शन का नंबर यहाँ लिख दें, चौथे का यहाँ लिख दें। सपोज पहले में आप, दूसरे में आपने पहले, दूसरे में फर्स्ट ऑप्शन के आगे आपने 2 लिखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 लिखा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 लिखा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 लिखा तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर आप तीसरे सब स्टेटमेंट पे जाएंगे, उसका चारों पे जो नंबर दिए उन चारों के नंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के सीक्वेंस में रख लें, फिर चौथे को इस तरीके से लिख लें, पांचवे को, छठे को, 7 ही टोटल है और हर एक में 4 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन वी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ए को, तीसरा के को और चौथा एडी को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या करना है, वी का टोटल लगा लेना है। ये वी में जितने भी आ जाएंगे नंबर, फाइनली वी का टोटल आ जाएगा, ए का टोटल आ जाएगा, के का टोटल आ जाएगा और एडी का टोटल आ जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 हो जाएगा, फिर जिसका उससे कम है वो नंबर 2 हो जाएगा। तो मुझे चैट बॉक्स में फाइनल नंबर लिख के बता दें कि एडी कितना आया, विजुअल कितना आया, काइनेस्थेटिक कितना आया। देखिए अमित ने बिल्कुल सही ढंग से लिख के बता दिया। तो चलिए, दिव्यांग ने लिखा एडी 26 आया है, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही आया है। के 16 है, वी 15 है, ए 11 है। सोनिया का एडी 25 आ रहा है। आलोक का एडी देखिए, आलोक का के 25 है, सेकंड एडी में आ रहा है। ऑडियो सबसे ज्यादा है इनका, नंबर 1 ऑडियो है आलोक का। अमित का एडी 28 आ रहा है। मंजुलता का एडी 28 आ रहा है। वी और ए ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं। रश्मि 17 19 17 28, एडी 28 आ रहा है। सोनिया एडी 25 आ रहा है। बलवीन एडी 22 आ रहा है, बाकी इसने लिखे भी नहीं। वेलांकी एडी 23 आ रहा है। हाँ। आशीष एडी 25 आ रहा है। अभिषेक आपका पहला भी एडी है, लास्ट वाला भी एडी, ये कैसा, ये क्या कर दिया आपने। पहला विजुअल है भाई, विजुअल 16 होगा। एडी 25, 19 19 16। हिमांशु एडी, आशीष एडी। एडी लोग सिखाने में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे एडी भरे पड़े हैं, देखो क्लास के अंदर। अब 25 से जो ऊपर है ना एडी, वो तो कट्टर एडी है, मतलब के सिर्फ एडी नहीं है, कट्टर है बिल्कुल। अमिताज एडी 28। कविता एडी 21। एडी 20 मतलब हाँ एडी है, बाकी कंटेंट भी है, मतलब कट्टर नहीं हो तो बिल्कुल जो, ये हर चीज में रेंज तो होती है ना, मतलब बाकी चीजें भी बैलेंस्ड हैं, इसका मतलब ये होता है।
वाइफ हस्बैंड दोनों एडी हैं, तो बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, नीड टू बी राइट रहेगी, दोनों में जिद चढ़ेगी, मैं सही हूँ तुम सही हो। ठीक है। पत्नी कहेगी मैं सब जानती हूँ, पति कहेगा नहीं मैं सब जानता हूँ। तो इनके घर में बहुत डिबेट चलेगी। चलती होगी हाँ। एडी में भी देखिए कुछ एडी होते हैं स्केप्टिक एडी। स्केप्टिक एडी पता है कौन होते हैं? स्केप्टिक एडी वो होते हैं जिनकी पहली टेंडेंसी किसी भी चीज में गलती निकालने की होती है, या फिर पहली चीज अग्रीमेंट की नहीं होती, डिसअग्री करने की टेंडेंसी होती है। तो जो स्केप्टिक एडी होगा ना, भले ही बात पूरी पता नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन उसका उसको आपने कुछ भी बताया तो पहली उसकी टेंडेंसी इसके साथ डिसएग्रीमेंट कैसे करूं मैं।